गुड मॉर्निंग इंडिया, मैं हूं आपके साथ आरजू साई और खबरों की शुरुआत श्रद्धा मर्डर केस से। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक श्रद्धा वालकर हत्याकांड के आरोपी आफताब पूनावाला का लाई डिटेक्टर टेस्ट आज होना है। सूत्रों के मुताबिक लाई डिटेक्टर टेस्ट की प्रक्रिया चल रही है। दिल्ली पुलिस की टीम रात में एफएसएल के बाद आफताब पूनावाला को अंबेडकर अस्पताल लेकर पहुंची। वहां आफताब पूनावाला का मेडिकल टेस्ट हुआ, जो रिमांड के लिए जरूरी होता है। बुधवार को आफताब के लाई डिटेक्टर टेस्ट से पहले के पूरे सेशन कंप्लीट किए गए। फिर आज सुबह अब आफताब के लिए लाई डिटेक्टर टेस्ट का लास्ट सेशन रहेगा और केस से जुड़े तमाम सवाल किए जाएंगे। इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी। इस टेस्ट का मकसद मर्डर का मोटिव और सीक्वेंस ऑफ क्राइम जानना होगा। इससे पहले आरोपी आफताब पूनावाला की रिमांड 4 दिन और बढ़ा दी गई। आरोपी ने कोर्ट में कहा कि उसने गुस्से में आकर श्रद्धा की हत्या की थी। पुलिस का दावा है कि करीब 200 पुलिसकर्मी इस केस की 80% जांच अब तक पूरा कर चुके हैं। श्रद्धा वालकर की हत्या के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला को दिल्ली पुलिस साकेत कोर्ट के लॉकअप लेकर गई। वहीं कोर्ट लगी और कोर्ट ने आरोपी को 4 दिन के पुलिस रिमांड पर और भेज दिया। अभी पुलिस को काफी कुछ करना है। अभी उनको नार्को भी करानी है, पोली भी करानी है, कुछ इन्वेस्टिगेशन भी करनी है, तो उनके इस ग्राउंड पर उनको दिया गया। जो तो सर कोर्ट ने भी आफताब से कुछ पूछा सर सुनवाई के दौरान? कोर्ट ने नहीं पूछा कि यू आर इन स्टेबल कंडीशन, जो है आपको कोई टॉर्चर को नहीं की जा रही है, आपको कोई हार्म तो नहीं पहुंचाई जा रही है। तो आफताब ने बोला नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, दिल्ली पुलिस मुझे पूरी कोऑपरेट कर रही है जो है। और स्पेशली जो आईओ का उन्होंने तारीफ भी किया ओपन कोर्ट में कि आईओ साहब भी मुझे काफी कोऑपरेट कर रहे हैं। बस ये प्रोवोकेशन का ही था, ऐसा ही नहीं बताया कि मैं क्यों किया। किसी तालाब का साइड प्लान वगैरह भी बताया जहाँ? हाँ, वो साइड प्लान बताया। वो साइड प्लान पर भी मोस्ट प्रोबेबली जो है दिल्ली पुलिस लेके जाएगी उसको, उससे एविडेंस कलेक्ट करने के लिए। इस बीच पुलिस को 20 नवंबर को जंगल से शव के कुछ टुकड़े और जबड़ा मिला है। अभी हथियार और शव के कई टुकड़े बरामद करने हैं। आरोपी के घर से एक रफ साइट प्लान मिला है, उससे सर्च ऑपरेशन में मदद मिलेगी। वहीं आफताब ने कहा कि उसने श्रद्धा को अचानक आए गुस्से की वजह से मारा है। जहां जहां शव के टुकड़े फेंके हैं वो जगह मैप के जरिए पुलिस को बता दी है। हत्या को काफी वक्त हो गया है, इसलिए उसे ज्यादा कुछ याद नहीं। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में आफताब ने बताया कि उसने श्रद्धा के मर्डर में इस्तेमाल आरी और ब्लेड गुरुग्राम की डीएलएफ फेज 3 की झाड़ियों में फेंका है। वहीं चापड़ उसने छतरपुर के 100 फुटा रोड के कूड़ेदान में फेंका है। दिल्ली पुलिस ने अभी तक चेहरे के जबड़े समेत टोटल 18 हड्डियां बरामद की हैं। आफताब ने श्रद्धा के शव के टुकड़े जहां जहां फेंके उसको लेकर एक रफ साइड प्लान बनाया था, जिसमें वो हिसाब रखता था कि कौन सा टुकड़ा कहां फेंका। दिल्ली पुलिस ने उसके फ्लैट से ये रफ साइड प्लान बरामद कर लिया है। पुलिस सूत्रों की माने तो आफताब के फ्लैट के किचन के अलावा उसके बाथरूम से भी खून के धब्बे मिले हैं। बाथरूम की टाइल्स तोड़कर सीबीआई की सीएफएसएल टीम ने इन्हें खोज निकाला। सभी सबूत आगे की फॉरेंसिक जांच के लिए सीएफएसएल लैब भेज दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा कि श्रद्धा वालकर हत्याकांड की जांच में 200 पुलिसकर्मी लगे हुए हैं और इस केस की 80% जांच पूरी हो चुकी है। वहीं दिल्ली पुलिस सूत्रों की माने तो इस मामले में जो डीएनए रिपोर्ट है उसको आने में 2 हफ्ते का वक्त लगेगा। इसके साथ में जो नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट है वो भी अगले कुछ दिनों में हो जाएगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो दिल्ली पुलिस का केस मजबूत होगा, क्योंकि ये केस फॉरेंसिक, साइंटिफिक और टेक्निकल जांच पर टिका हुआ है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। श्रद्धा वालकर हत्याकांड की जांच करने वसई पहुंची दिल्ली पुलिस के सामने अब आफताब की क्रूरता को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब तक श्रद्धा वालकर के दोस्तों, उसके मदद करने वालों और सोसाइटी के करीब 14 लोगों के बयान दर्ज हो चुके हैं। सुनील सिंह की रिपोर्ट देखिए। सर खाली बता दीजिए। अब तक करीब 14 लोगों के बयान दिल्ली पुलिस दर्ज कर चुकी है, जिनमें श्रद्धा के दोस्त, मकान मालिक और मुसीबत के समय श्रद्धा की मदद करने वाले शामिल हैं। सभी का कहना है कि श्रद्धा को हमेशा आफताब से डर लगा रहता था, क्योंकि वो अक्सर उसे बुरी तरह पीटता था। वसई की सामाजिक कार्यकर्ता पूनम बिडलान ने पुलिस को बताया कि एक बार तो आफताब ने श्रद्धा को सिर्फ इसलिए पीटा था
क्योंकि वो नॉनवेज नहीं खा रही थी। उस दिन तो नॉनवेज खिलाने के लिए उसका झगड़ा हुआ था। दिल्ली पुलिस की जांच में पता चला है कि आफताब ने घर में इस्तेमाल होने वाले 37 सामान वसई से दिल्ली मंगवाए थे। अब दिल्ली पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि कहीं आफताब ने सबकी आंखों में धूल झोंकने के लिए तो घर का सामान नहीं मंगवाया था। मई महीने में श्रद्धा की हत्या के बाद से ही आफताब ने सभी को यही बताया कि श्रद्धा खुद घर छोड़कर चली गई है, लेकिन उसे पता था कि श्रद्धा की तलाश में पुलिस कभी न कभी उस तक पहुंच सकती है। पुलिस को शक है कि अपने इसी झूठ को सच साबित करने के लिए उसने वसई से सामान दिल्ली मंगवाने की साजिश रची, ताकि वे बता सके कि श्रद्धा अपने साथ अपना घर का सामान भी ले जा चुकी है। इसलिए मजबूरी में उसे वसई से दिल्ली घर का सामान मंगवाना पड़ा। दिल्ली पुलिस मीरा रोड के गुडलक पैकर एंड मूवर्स के गोविंद यादव का बयान भी दर्ज कर चुकी है। और अब तुम जानते भी नहीं आफ्ताब कौन है क्या है, क्योंकि मैं गाँव था, हमको काम करने से मतलब काम किया, पैसे लिए। चाहे गॉडविन हो या पूनम, दोनों के बयानों से साफ है कि जब भी श्रद्धा आफ्ताब के बुरे बर्ताव से तंग आकर उसे छोड़ना चाहती, तब आफ्ताब के माता पिता उसे मनाकर वापस आफ्ताब के साथ रहने को मजबूर कर लेते। अब सबका यही मानना है कि आफ्ताब के माता पिता की बजाय श्रद्धा अगर अपने परिवार की बात मानती तो शायद आज जिंदा होती। वसई से कैमरामैन अशोक माहडी के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। गुजरात में वोटिंग का दिन करीब है और ऐसे में चुनाव प्रचार अब जोर पकड़ने लगा है। सभी पार्टियों ने प्रचार में पूरी ताकत लगा दी है। प्रधानमंत्री मोदी आज राज्य में विजय संकल्प सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसके तहत वो 4 रैलियां करने वाले हैं। ये रैलियां होंगी मेहसाणा, दाहोद, वडोदरा और भावनगर में। आज पीएम की पहली रैली दोपहर 1 बजे मेहसाणा में होगी, जहां वो लोगों को संबोधित करेंगे। हार्दिक निमंत्रण आपू छू। उधर आम आदमी पार्टी ने भी कमर कस रखी है। राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के सूरत में रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि गुजरात में परिवर्तन की हवा चल रही है। उन्होंने लोगों से कहा, मैं सिर्फ आपसे 5 साल मांग रहा हूं, अगर काम ना करूं तो अगली बार शक्ल दिखाने नहीं आऊंगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के डबल इंजन कोयले से चलते हैं, मार्केट में हमारा नया इंजन आ गया है और वो बिजली से चलता है। गुजरात में चुनाव प्रचार चरम पर है। मैं गुजरात के दूसरे सबसे बड़े शहर सूरत में हूं। अरविंद केजरीवाल का यहां रोड शो हो रहा है। मेरे बाईं तरफ है विधानसभा करंज और दाहिनी तरफ है विधानसभा वराछा। ये सारा ही पाटीदार इलाका है। सूरत के बारे में ये बताना जरूरी है कि पूरे गुजरात में अगर कहीं पर आम आदमी पार्टी की प्रेजेंस प्रूवन है, साबित हुई है अभी तक, तो वो यही जगह है। पिछले साल यहीं पर आम आदमी पार्टी ने सूरत नगर निगम में मुख्य विपक्षी पार्टी का दर्जा हासिल किया था। पेश कतिरिया की ये जो भी है वो सब उसकी रैली है। केजरीवाल जी है वो बड़े इंसान है, बड़े मुख्यमंत्री है। केजरीवाल जैसा इंसान आज तक नहीं पैदा हुआ, लेकिन अल्पेश कतिरिया जैसा इंसान आज तक न होगा, न जमीन पे सीधा ऊपर तक जाएगा। अल्पेश कथीरिया पाटीदार जो आंदोलन हुआ था उसका बड़ा चेहरा है। अल्पेश कथीरिया जो आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं और वराछा से चुनाव लड़ रहे हैं। अल्पेश कथीरिया की 50,000 वोटों से जीत होगी, वो इतिहास बनाएगा। क्योंकि ये जो क्राउड देख रहे हो केवल अल्पेश कथीरिया को देखने के लिए आए हैं। अभी तक 27 साल से 10 चौपड़ी 4 चौपड़ी पढ़े लिखे वाले भाजपा के धारासभ्य थे। अभी शिक्षित उम्मीदवार है अल्पेश कथीरिया जो एडवोकेट है, और एक दूसरे एरिया में गोपाल पाइजालिया। आपका क्या नाम भाई? नीरू भाई। सूरत रहते हो? जी, सूरत में, भोपाल में। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता है क्या आपका? नहीं, आम आदमी पार्टी का सपोर्ट है। अब इस बार आम आदमी पार्टी कुछ करके दिखाएगी। आम आदमी पार्टी कुछ करके दिखाएगी। लोगों का परिवर्तन का मूड लग रहा है, पब्लिक देख के ऐसा लग रहा है। आप क्यों समर्थक बने आम आदमी पार्टी के? क्या है ऐसा? मतलब 27 साल के बीजेपी की सरकार है, इस बार लोगों को परिवर्तन का मूड है, तो लगता है इस बार आम आदमी पार्टी कुछ करके दिखाएगी और लोग सपोर्ट करेंगे। बीजेपी के प्रति निराशा है, इस वजह से आप आम आदमी पार्टी दिखता है। पब्लिक का सपोर्ट देख के इस बार लगता है कि आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए लोग। आप कांग्रेस के समर्थक भी तो हो सकते थे अगर बीजेपी पसंद नहीं आ रही है। कांग्रेस दिखी नहीं रही है। सूरत, जैसा कि मैंने बताया कि ये जो इलाका है ये पाटीदार बहुल इलाका है। पाटीदार वो समाज माना जाता है जो हमेशा से बीजेपी के सपोर्ट में अच्छा खासा रहा है और 27 साल से बीजेपी का
गुजरात में गढ़ बनने का एक बहुत बड़ा कारण पाटीदार समाज भी माना जाता है कि ये समाज हमेशा बीजेपी को सपोर्ट करता है। तो पाटीदार बहुल इलाके में अरविंद केजरीवाल का रोड शो। सूरत में आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति है, क्या माहौल है, ये जानना और समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने ये दावा किया है कि सूरत की 16 में से कम 8 सीटें आम आदमी पार्टी जरूर जीतेगी। तो इसीलिए माहौल देखना समझना जरूरी है। सूरत आम आदमी पार्टी के लिए उम्मीद का शहर है क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहले आम आदमी पार्टी को गुजरात में अगर कहीं उम्मीद नजर आई थी तो वो थी सूरत नगर निगम में, जब आम आदमी पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी पिछले साल बनी 27 सीटों को जीतने के बाद। इसीलिए आम आदमी पार्टी अब सूरत से बहुत ज्यादा उम्मीद लगा रही है और अरविंद केजरीवाल ने अभी तक तो ये दावा किया था कि कम से कम 16 सीटें जो सूरत की हैं उनमें से 8 सीटें आम आदमी पार्टी जरूर जीतेगी। लेकिन यहाँ रोड शो के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सारी सीटें सूरत की उन्होंने जीतनी है क्योंकि इज्जत का सवाल है। सूरत से अपने कैमरा सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। राहुल गांधी ने सोमवार को सूरत के महुआ में आदिवासी बाहुल्य अनावल गांव से अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत की। जब एनडीटीवी की टीम इस गांव में पहुंची तो हमने पाया कि चुनाव के शोर से दूर इस गांव की औरतें अब भी बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रही हैं। उन्हें शौच के लिए खुले में जंगल जाना पड़ता है, जबकि देश ओडीएफ होने का दावा कर रहा है। यहाँ किसी घर में नहीं है पानी, और मैं बहुत घर देख रही हूँ यहाँ किसी घर में टॉयलेट नहीं है, पानी नहीं है। वो बहुत तकलीफ है इधर, कुछ किया नहीं है, वो सरपंच भी कुछ नहीं किया। तो ये आप मंजर देख सकते हैं कि ये अनावल गांव है जो सूरत डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये एक आदिवासी डोमिनेटेड एरिया है और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, असेंबली जो सीट है वो महुआ है। अब महुआ से शेड्यूल ट्राइब के कैंडिडेट के लिए सीट रिजर्व की जाती है। सभी पार्टियां, चाहे आप वो कांग्रेस कहे, कुछ ही देर पहले राहुल गांधी यहाँ से महज 500 मीटर पे रैली कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से कुछ ही दूर नवसारी में रैली कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के जो केजरीवाल जी हैं वो भी यहाँ से कुछ ही दूर में अमरेली में रैली कर रहे हैं। सभी पार्टियां कहीं ना कहीं जो आदिवासी वोटर है उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये एक बहुत जरूरी वोट है गुजरात के लिए। सूरत से 80 किलोमीटर दूर महुआ पड़ता है, जनजातीय गांव अनाविल। ये आदिवासियों के लिए आरक्षित सीट है। राहुल गांधी ने इसी गांव में प्रचार किया, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस गांव से करीब 50 किलोमीटर दूर एक जनसभा में भाषण दिया। लेकिन चुनाव प्रचार के शोर शराबे से दूर इस गांव की औरतें कहती हैं कि यहाँ शौचालय तक नहीं है। ये हाल उस राज्य का है जिसकी सरकार को बीजेपी सबसे कामयाब बता चुकी है। यहाँ तक कि साल 2022 में बहुत सी लड़कियों और महिलाओं को खुले में शौच के लिए जाना जाता है, जो कि सेहत और सुरक्षा के लिए खतरा है। 54 साल की उषाबेन को पूरी उम्र में जंगल में शौचालय जाने की नौबत आई। तो माता जी, आपको अगर जाना होता है तो आप कहाँ जाते हैं, कैसे जाते हैं? बाहर जाते हैं। बाहर मतलब जंगल में? जंगल में। सरकार जो है यहाँ पे उसने सुविधा नहीं दिया है वॉशरूम का? नहीं दिया। कोई लोग को दिया है सुविधा, कोई लोग को नहीं दिया है। ऐसा भवन और मंदिया सेन उस मुश्किल का जिक्र करते हैं जो उन्हें रोज झेलनी पड़ती है और सरकार पर सवाल उठाते हैं। हमारा तो खुद का बनाया है, कोई सरकार ने हमको कुछ दिया ही नहीं। नहीं, आपने अपने पैसे से बनाया है? हाँ हाँ, हमारे पैसे से बनाया। तो यहाँ जो भी घर हैं जो ये आदिवासी डोमिनेटेड एरिया, तो मैंने भी तकलीफ की है। हाँ। પછી मेरे खुद का बनाया है, सरकार ने कुछ दिया ही नहीं। और आप लोग महिलाएं हैं, महिलाओं को और भी दिक्कत होती है। हाँ, दिक्कत तो पड़ती है, पर क्या करें, मजबूरी। सुरक्षा का ख्याल रखते हुए कई परिवारों ने अपने पैसे से घर में शौचालय बनवाए हैं। वो कहते हैं कि विधायक जी से बार बार कहा, लेकिन कुछ हुआ नहीं। सरपंच देता है, किसी को देता नहीं, किसी को देता है, ऐसा करता है। दो पक्ष चलता है, तो ऐसा है। नहीं तो आप लोग के यहाँ पानी आता है, नल है? हमारे यहाँ नल नहीं आया। नल नहीं है हमारे, नहीं आया नल, नहीं आया, लाइट नहीं आया। अंदर गांव में जाता है ना, वहाँ तो कुछ ईंट रखी है, अमुक तो ऐसे गड्ढे ऐसे ही है, खोद के चला गया, ऐसे ही खड्डा खोद के चला गया। लगाया नहीं।
हमने सरपंच से पूछा जो बीजेपी के साथ हैं, लेकिन सरपंच मंजूबेन पटेल इन सब आरोपों को खारिज करते हैं और दावा करते हैं कि वहां सारे टॉयलेट प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने हैं। हाँ, हमारा स्मार्ट गांव है, कोई ऐसा घर नहीं है कि शौचालय नहीं है। एक भी घर नहीं है जहाँ बाथरूम नहीं है? नहीं, ऐसे बात ही नहीं हो। नया घर बना होगा, इसमें नहीं होगा। नहीं, बट हमने तो दादा बहुत सारे घर देखे जहाँ नहीं है। नहीं, सब घर में है। तुम यहाँ ये मोहल्ले में तुमको मैं घर घर पे लेके जाता हूँ, सब घर में शौचालय। तो आपका बेटा है? लेकिन सरपंच के दावे के विपरीत हमने कई घर देखे जहां हमें शौचालय नहीं मिले। अब तो अगली पीढ़ी भी कहने लगी है कि उन्हें इसकी आदत पड़ गई है। तो ये भी बच्ची बाहर जाती है? ये आबादी जाए रास्ता ने पहला साइड तो सरकार ने बना के नहीं दिया अब तक? क्यों? तो सरकार जाने था। वोट तो सभी मांगने आ जाते हैं। यहाँ से पिछली 27 साल से यहाँ भाजपा भी है, इनके लोकल एमएलए भी जो इस महुआ सीट से हैं वो भाजपा के ही हैं। पर जब फैसिलिटीज की बात आती है और इतनी बेसिक फैसिलिटीज की पानी और वॉशरूम जैसी फैसिलिटीज की बात आती है, तब ये जो सारे राजनीतिक दल है ये कहाँ चले जाते हैं। बात ये है कि ग्राउंड पे इतनी बेसिक फैसिलिटीज आज इन आदिवासी गांव में क्यों नहीं है। कैमरा पर्सन रवि जोशी के साथ मैं तनुश्री पांडे, एनडीटीवी के लिए। दिल्ली नगर निगम के चुनाव में एक वार्ड ऐसा है जहां पर बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तीनों ही उम्मीदवार अपने अपने पिता के नाम और काम पर लोगों से वोट मांगते नजर आ रहे हैं। चांदनी चौक जैसे हाई प्रोफाइल वार्ड का चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है और विस्थापन कैसे यहां पर बड़ा मुद्दा बन गया है, देखिए रवीश रंजन शुक्ला की ग्राउंड रिपोर्ट। चांदनी चौक वार्ड के 3 उम्मीदवार बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के हैं, लेकिन इनमें एक बात कॉमन है कि ये सभी अपने अपने पिता के पूर्व में किए गए काम और सियासत को बताना नहीं भूलते हैं। पहला नाम रवि कप्तान का है जो बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। इनके पिता वासुदेव कप्तान बीजेपी के पूर्व विधायक रहे हैं। निश्चित तौर पर ये सब लोग कहते हैं, लेकिन क्या है, मैं उस विरासत को दूसरी तरह से जोड़ते हुए मेरे बाबूजी, मेरे आदरणीय पिता वासुदेव कप्तान जी बहुत सभी स्वयंसेवक संस्थाओं से जुड़े और मेरी अपनी वर्किंग भी मैं यहाँ के, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे चैरिटेबल हो, मैं सभी संस्थाओं में अपने तरीके से सब जगह वहां पर भागीदारी मैंने रखी हुई है। जबकि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार पूरनदीप साहनी के पोस्टरों पर भी चांदनी चौक से 5 बार विधायक रहे पिता प्रहलाद साहनी के फोटो ऊपर लगे हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी राहुल शर्मा भी अपने पिता बृजलाल शर्मा के किए गए कामों को लोगों के बीच गिनवाते नहीं थकते हैं। मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री बृजमोहन शर्मा जी 2002 में इसी क्षेत्र से निगम पार्षद बने। उस समय तत्कालीन महापौर भाजपा के स्वर्गीय शांति देसाई जी को हराकर सत्ता में आए। 4 साल अपॉइंटमेंट कमेटी के चेयरमैन रहे और हमने तब से आज तक जनता से संपर्क साधा हुआ है। उनके जो काम हमने किए हैं वो जनता, मुझे ये विश्वास है, जिस तरीके से मैं घर घर डोर टू डोर जा रहा हूँ और 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 मंजिल चढ़ रहा हूँ, तो लोग बाग शक्ल देखते अपने आप ही कह रहे भाई आपके पिताजी ने जो काम उस समय किए थे, आज तक वैसा कोई आदमी हमें नहीं मिला जिसने इलाके में काम किया हो। ये बात रही चांदनी चौक की परिवारवाद की राजनीति की। अब जायजा लेते हैं इन इलाकों की समस्याओं की। चांदनी चौक की सबसे बड़ी समस्या आधारभूत ढांचा न होने से यहाँ दशकों से रहने वाले लोगों के बड़े पैमाने पर हुए विस्थापन की है। चांदनी चौक की एक मुख्य समस्या ये भी है कि यहाँ पर आधारभूत ढांचा न होने की वजह से, बहुत ज्यादा व्यवसायीकरण होने की वजह से तमाम सारे लोग चांदनी चौक से बाहर निकल गए। यहाँ अमोद शर्मा हमें मिले। चांदनी चौक वार्ड के कश्मीरी गेट पर उनकी ये शानदार कोठी है, लेकिन वो खुद सिविल लाइंस चले गए हैं और उनके भाई गुरुग्राम में शिफ्ट हो चुके हैं। अब इस घर में साफ सफाई के लिए एक नौकर और चंद किराएदार रह गए हैं। अमोद जी,
ये बड़ी शानदार कोठी है, अभी आपने दिखाया है, बड़े पुराने सामान है यहाँ पर, तुलसी जी भी लगी हुई हैं। कोई रहता भी है कि आप लोग? नहीं, कोई नहीं रहता, सब बाहर शिफ्ट हो गए। बाहर शिफ्ट हो गए? बाहर शिफ्ट हो गए। तो ये क्यों बाहर चले गए? अब यहाँ पे वो चीज जो है, जो मूलभूत सुविधाएं वो नहीं है, पार्किंग की प्रॉब्लम, गाड़ी अंदर लाने की दिक्कत, निकलने की दिक्कत। अच्छा सर, तो कई सारे लोगों का जो मतलब जैसे वो कई सारे लोग वोटर नहीं होंगे यहाँ के, कुछ लोगों का घर है चूंकि इसलिए वो वोटर होंगे, तो वो उस दिन कैसे आएंगे मतदान करने के लिए? ये तो उनकी रुचि पर डिपेंड करता है और कैंडिडेट पर डिपेंड करता है कौन उनको परसू करके लाता है। चांदनी चौक में 46,000 से ज्यादा मतदाता हैं, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि मतदाता उम्मीदवारों के पिता की सियासत पर वोट करते हैं या वार्ड की गंदगी, पार्किंग और ट्रैफिक व्यवस्था के आधार पर लोगों को चुनेंगे। नई दिल्ली से हरिकिशन शर्मा के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज महाराष्ट्र के रास्ते हिंदी पट्टी के राज्यों में प्रवेश कर गई है। भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से शुरू हुई, जो खंडवा के रास्ते खरगोन, इंदौर, उज्जैन और मालवा से 12 दिन में करीब 386 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। मध्य प्रदेश के बाद राहुल गांधी की ये यात्रा राजस्थान में प्रवेश करेगी, लेकिन इससे पहले कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी अपने भाई राहुल गांधी के साथ आज शाम को मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ समेत कांग्रेस के कई दिग्गज नेता एमपी में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो रहे हैं। इस हिंदुस्तान में 3-4 अरबपति जो भी सपना देखना चाहते हैं, देख सकते हैं, पूरा कर देते हैं। सारी की सारी इंडस्ट्रीज उनके हाथ में दिख रहा है, केरला से यहाँ तक, पोर्ट्स उनके हाथ में, एयरपोर्ट उनके हाथ में, सड़कें उनके हाथ में, टेलीकॉम उनके हाथ में, सब कुछ उनके हाथ में, रेलवे उनके हाथ में जा रही है। ऐसा हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए। ये अन्याय का हिंदुस्तान है। हमें न्याय चाहिए, गरीबों को न्याय मिलना चाहिए। और इसी बीच राहुल गांधी के बारे में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का एक विवादित बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी के चेहरे की तुलना सद्दाम हुसैन से की है। इस बयान के बाद से अब राजनीति तेज हो गई। अगर मेधा पाटकर का सल्ता था, नर्मदा का पानी कभी भी कष्ट नहीं पहुंचता था। अभी मैं देखा उनका चेहरा भी चेंज हो गया है कि ठीक है, चेहरा अगर थोड़ा चेंज हुआ है कोई बुरी नहीं है, लेकिन आपको चेहरा चेंज ही करना है तो थोड़ा वल्लभ भाई पटेल जैसा कर लो, या तो नहीं तो जवाहरलाल नेहरू जैसा कर लो, वो भी चलेगा। गांधी जी जैसा होने से तो और अच्छा है, लेकिन आपका चेहरा सद्दाम हुसैन जैसा क्यों होते जा रहा है? भारत से भागा हुआ और नफरत फैलाने वाली स्पीच देने वाला विवादित इस्लामिक धर्मगुरु जाकिर नाइक फीफा वर्ल्ड कप में उपदेश दे रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक खुद फीफा की मेजबानी कर रहे कतर ने उसे इसके लिए न्योता दिया है। कतर में फीफा वर्ल्ड कप के उद्घाटन के मौके पर भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ दोहा पहुंचे। वहां के नेतृत्व से मिले, भारतीय समुदाय से मिले। ये भारत से अच्छे रिश्तों की बानगी है। फिर खबर आई कि विवादित धर्मगुरु जाकिर नाइक कतर में फीफा वर्ल्ड कप के दौरान वहां की सरकार के न्योते पर वहां पहुंच रोज उपदेश दे रहा है। अपने पीस टीवी के जरिए उस पर नफरत फैलाने और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा है और उस पर प्रतिबंध लग गया। 2016 में ईडी की जांच शुरू होने के पहले ही जाकिर नाइक ने भारत छोड़ दिया। अब सवाल उठ रहे हैं कि भारत से अच्छे संबंध के बावजूद कतर ने नाइक को क्यों न्योता दिया। कतर कुछ ऐसी राजनीति से प्रेरित हो गया है कि वो जो भी अतिवादी इस्लामिस्ट हैं उनको पनाह देता है और उनका बाद में दोहन करता है। हालांकि भारत ने कतर के नाइक को न्योते पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन समस्या ये भी है कि सरकार कह रही है कि वो भारत का नागरिक नहीं।
मुझे यकीन है कि भारत ने इसे उठाया है और उसे उठाएगा, लेकिन बात यह है कि वो एक मलेशियाई नागरिक है। आप उसे कहीं भी आमंत्रित करते हैं, चाहे वो इसके बारे में जानते हो या नहीं। मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। कतर की फीफा मेजबानी पहले ही कुछ विवादों में घिरी हुई है। अब भारत सहित कई और देशों में प्रतिबंधित पीस टीवी के नाइक को न्योता भी इसमें जुड़ गया है। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। इस मामले पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की भी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने यकीन जताया है कि भारत इस मामले पर संबंधित देशों के उच्चायुक्तों के सामने कड़े शब्दों में अपना विरोध दर्ज कराएगा। I'm sure India took it up and will take it up, but the point is he's a Malaysian national, yeah. I mean, he's a Malaysian national. You invite him to somewhere, etc. Whether they knew, I have no knowledge of that. और कतर में चल रहे फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में सऊदी अरब ने बड़ा उलटफेर कर दिया है। सऊदी अरब ने अर्जेंटीना को 2-1 से हराकर सबको हैरान कर दिया। अर्जेंटीना 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन है। वर्ल्ड रैंकिंग में अर्जेंटीना 3रे स्थान पर है और सऊदी अरब 51वें स्थान पर है। सऊदी अरब में इस शानदार जीत के बाद जश्न का माहौल है। सऊदी अरब के किंग सलमान ने बुधवार को पूरे देश में छुट्टी का ऐलान कर दिया है। श्रद्धा वालकर हत्याकांड की बात करते हैं, जहां पर आरोपी आफताब पूनावाला का अब लाई डिटेक्टर टेस्ट आज होगा। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक लाई डिटेक्टर टेस्ट की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। दिल्ली पुलिस की टीम रात में एफएसएल के बाद आफताब पूनावाला को अंबेडकर अस्पताल लेकर पहुंची है। वहां पर आफताब पूनावाला का मेडिकल टेस्ट हुआ है, जो रिमांड के लिए जरूरी होता है। तस्वीरें आप रात की देख रहे हैं जब आफताब को ले जाया जा रहा था। बुधवार को आफताब के लाई डिटेक्टर टेस्ट से पहले के सेशन पूरे कर लिए गए हैं। आज सुबह आफताब का लाई डिटेक्टर टेस्ट का जो लास्ट सेशन है वो होगा और केस से जुड़े सवाल जो हैं वो उससे पूछे जाएंगे। इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी की जाएगी ताकि सबूत के तौर पर वो हमेशा रहे। और इस टेस्ट के जरिए मकसद ये है दिल्ली पुलिस का कि जो हत्या का मकसद है वो पता किया जा सके, किस तरह से उसने हत्या की, हत्या का तरीका क्या था, सीक्वेंस ऑफ क्राइम जो है वो क्या था, ये जानने की कोशिश की जाएगी इस लाई डिटेक्टर टेस्ट के जरिए। तो पॉलीग्राफ टेस्ट होना है, नार्को टेस्ट होना है और पता किया जाना है कि जिस निर्मम तरीके से, जिस जघन्य तरीके से आफताब ने श्रद्धा वालकर की हत्या की है उसके पीछे मकसद क्या था और आखिर किस सेट ऑफ माइंड में उसने इस हत्या को अंजाम दिया है। और इससे पहले आफताब पूनावाला की रिमांड 4 दिन और पुलिस ने कोर्ट ने कल बढ़ा दी है। आरोपी ने कोर्ट में यह भी कहा कि उसने गुस्से में आकर श्रद्धा की हत्या की थी, लेकिन उसने ये भी कहा कि उसके अलावा जो आरोप उस पर लग रहे हैं वो गलत है। पुलिस का दावा यह है कि करीब 200 पुलिसकर्मी इस केस की 80% जांच पूरी कर चुके हैं। हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। श्रद्धा वालकर की हत्या के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला को दिल्ली पुलिस साकेत कोर्ट के लॉकअप लेकर गई। वहीं कोर्ट लगी और कोर्ट ने आरोपी को 4 दिन के पुलिस रिमांड पर और भेज दिया। अभी पुलिस को काफी कुछ करना है। अभी उनको नार्को भी करानी है, पोली भी करानी है, कुछ इन्वेस्टिगेशन भी करनी है, तो उनके इस ग्राउंड पर उनको दिया गया जो है। तो सर कोर्ट ने भी आफताब से कुछ पूछा सर सुनवाई के दौरान? कोर्ट ने नहीं पूछा कि यू आर इन स्टेबल कंडीशन, जो है आपको कोई टॉर्चर को नहीं की जा रही है, आपको कोई हार्म तो नहीं पहुंचाई जा रही है। तो आफताब ने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है, दिल्ली पुलिस मुझे पूरी कोऑपरेट कर रही है जो है। और स्पेशली जो आईओ का उन्होंने तारीफ भी किया ओपन कोर्ट में कि आईओ साहब भी मुझे काफी कोऑपरेट कर रहे हैं। बस ये प्रोवोकेशन का ही था, ऐसा ही किसी ने बताया कि मैं क्यों किया। किसी तालाब का साइड प्लान वगैरह भी बताया जहाँ? हाँ, वो साइड प्लान बताया। वो साइड प्लान पर भी मोस्ट प्रोबेबली जो है दिल्ली पुलिस लेके जाएगी उसको, उससे एविडेंस कलेक्ट करने के लिए। इस बीच पुलिस को 20 नवंबर को जंगल से शव के कुछ टुकड़े और जबड़ा मिला है। अभी हथियार और शव के कई टुकड़े बरामद करने हैं। आरोपी के घर से एक रफ साइट प्लान मिला है, उससे सर्च ऑपरेशन में मदद मिलेगी। वहीं आफताब ने कहा कि उसने श्रद्धा को अचानक आए गुस्से की वजह से मारा है। जहां जहां शव के टुकड़े फेंके हैं वो जगह मैप के जरिए पुलिस को बता दी है। हत्या को काफी वक्त हो गया है, इसलिए उसे ज्यादा कुछ याद नहीं। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में आफताब ने बताया कि उसने श्रद्धा के मर्डर में इस्तेमाल आरी और ब्लेड गुरुग्राम की डीएलएफ फेज 3 की झाड़ियों में फेंका है। वहीं चापड़ उसने छतरपुर के 100 फुटा रोड के कूड़ेदान में फेंका है। दिल्ली पुलिस ने अभी तक चेहरे के जबड़े समेत टोटल 18 हड्डियां बरामद की हैं। आफताब ने श्रद्धा के शव के टुकड़े जहां जहां फेंके उसको लेकर एक रफ साइड प्लान बनाया था, जिसमें वो हिसाब रखता था
कि कौन सा टुकड़ा कहां फेंका। दिल्ली पुलिस ने उसके फ्लैट से ये रफ साइड प्लान बरामद कर लिया है। पुलिस सूत्रों की माने तो आफताब के फ्लैट के किचन के अलावा उसके बाथरूम से भी खून के धब्बे मिले हैं। बाथरूम की टाइल्स तोड़कर सीबीआई की सीएफएसएल टीम ने इन्हें खोज निकाला। सभी सबूत आगे की फॉरेंसिक जांच के लिए सीएफएसएल लैब भेज दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा कि श्रद्धा वालकर हत्याकांड की जांच में 200 पुलिसकर्मी लगे हुए हैं और इस केस की 80% जांच पूरी हो चुकी है। वहीं दिल्ली पुलिस सूत्रों की माने तो इस मामले में जो डीएनए रिपोर्ट है उसको आने में 2 हफ्ते का वक्त लगेगा। इसके साथ में जो नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट है वो भी अगले कुछ दिनों में हो जाएगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो दिल्ली पुलिस का केस मजबूत होगा, क्योंकि ये केस फॉरेंसिक, साइंटिफिक और टेक्निकल जांच पर टिका हुआ है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। और उधर सेना की तरफ से एक बड़ी खबर आई। सेना की उत्तरी कमांड के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार जब आदेश देगी, सेना पीओके पर कार्रवाई करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि पीओके के मुद्दे पर संसद में प्रस्ताव पास हो चुका है। सरकार जब भी आदेश देगी, सेना अपनी पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ेगी। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत में घुसपैठ के लिए पाकिस्तानी लॉन्च पैड पर करीब 160 आतंकी मौजूद हैं, लेकिन हम उनके मंसूबे कामयाब नहीं होने देंगे। यहाँ पर आपको बता दें, पाक अधिकृत कश्मीर पर कुछ दिनों पहले ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बड़ा बयान दिया था। जोर देकर कहा था कि पीओके फिर अपने कब्जे में लिया जाएगा। और अब रक्षा मंत्री के बाद लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने यहाँ पर कहा है कि सरकार की तरफ से जो भी निर्देश होगा उसका पालन किया जाएगा। Mantri gave the statement about the POJK. As you are aware that parliamentary resolution already exists on the subject, so therefore it's nothing new. It is part of the parliamentary resolution. As far as the Indian Army is concerned, Indian Army will carry out any order which is being given by the government of India, and whenever such orders are given, we'll always be ready for it. जहां तक टेररिस्ट का सवाल है, अगर मैं कहूं कि लॉन्च पैड पे कितने टेररिस्ट अगर बैठे हुए हैं, तो हमारे पास लॉन्च पैड पे तकरीबन, मेरे पास जो फिगर है, ये तकरीबन फिगर जाता है 160, जिसमें तकरीबन नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल 130 है और तकरीबन 30 के आसपास यहाँ पे साउथ ऑफ पीर पंजाल हो गए। जहाँ तक आपने पूछा है यहाँ पे नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल और रजौरी पुंछ में कि हिंटरलैंड जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पर कितने हैं, तो तकरीबन हमारे हिसाब किताब से टोटल 82 पाकिस्तान टेररिस्ट बैठे हुए हैं और तकरीबन 53 जो है लोकल टेररिस्ट हैं। परंतु इसके अलावा चिंता का विषय ये है, जिसको हम बोलते हैं क्रिमिनल्स टाइप की जो एक्टिविटी करते हैं, जो कि आइडेंटिफाइड नहीं होते हैं, वो तकरीबन 170 टेररिस्ट हमारे पास ऐसे हैं। तो टोटल 300 की मैं नफरी बताना चाहूंगा जो आज के पूरे एरिया में फैली हुई है। और उधर खबर आई असम और मेघालय सीमा पर मुकरोह में गोलीबारी हुई है। असम के वन अधिकारी और मेघालय के 5 लोगों की जान इसमें चली गई है। कई लोग घायल हुए हैं, अस्पताल भेजे गए हैं। फिलहाल इस मामले में एफआईआर भी दर्ज कर ली है, जांच की जा रही है। गोलीबारी के बाद मेघालय के 7 जिलों में इंटरनेट सेवा को सस्पेंड कर दिया गया है ताकि तनाव और ना फैले। शांति भंग करने वालों पर कार्रवाई होगी, ये पुलिस की तरफ से और प्रशासन की तरफ से कहा गया है। और साथ ही लगातार पुलिस जो है वो शांति की अपील भी लोगों से कर रही है। घटना के बारे में विस्तृत जानकारी का भी इंतजार और किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल जो शुरुआती खबर है वो यही है कि असम और मेघालय सीमा पर जो मुकरोह है वहां पर गोलीबारी हुई है, जिसमें मेघालय के 5 लोगों की जान चली गई है और असम के जो वन अधिकारी हैं उनकी भी मौत हो गई है। कई लोग इसमें घायल हुए हैं। और एक खबर राजस्थान से आई जिसने एक बार फिर शिक्षकों पर सवाल यहां पर उठाए हैं। किस तरह से शिक्षक जो हैं अपने छात्रों पर इतनी बेरहमी से हाथ उठाते हैं कि कई बार मामला इतना बिगड़ जाता है कि बच्चों की स्थिति बेहद खराब हो जाती है। हाल ही में हमने देखा था, राजस्थान से खबर आई थी जहां पर शिक्षक की पिटाई के बाद छात्रा का हाथ टूट गया था। अब टोंक जिले से यहां पर खबर आ रही है, एक सरकारी स्कूल के शिक्षक ने 15 साल के छात्र को इतनी बेरहमी से पीटा है कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। पीड़ित छात्र को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। छात्र के पिता का आरोप है कि लंच के समय वो अपने दोस्तों से बातें कर रहा था और तभी आरोपी शिक्षक है जो वहां पहुंच गया और उसकी बुरी तरह पिटाई करने लगा। छात्र को शिक्षक ने तब तक पीटा है जब तक कि वो बेहोश नहीं हो गया। पीड़ित छात्र के परिवार की शिकायत के बाद अब आरोपी शिक्षक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है, साथ ही उसे सस्पेंड कर दिया गया है और अब इंतजार है कि उसकी गिरफ्तारी हो और सख्त से सख्त सजा
उसे यहाँ पर दी जाए। तो तेरे को क्या मास्टर ने मारा था, क्या करा था? मास्टर ने मारा था। क्यों मारा था? मैं वहाँ पर मतलब वो लड़के वो कर रहे थे और मेरी क्लास के भी करने लग गए। फिर सर ने मेरे क्लास में तो नहीं मारा और मेरे को मार दिया। क्या क्या करा तेरे साथ, कैसे मारा तेरे को? पहले तो मेरे को लाते सीधी, फिर हाथ पकड़ के नीचे पटका, फिर मेरे जब पे दिए गालों पे। तो तूने उनको मना नहीं करा था क्या? मना करने का मौका ही नहीं दिया। सर इसके रीढ़ की हड्डी के मायने प्रॉब्लम आ रही है और बच्चों ने जाने हमारी स्कूल थी ना, उसके बाहर जो रास्ता निकल रहा है, पीछे से कुछ बच्चों ने शोर शराबा किया। किसी बच्चे से पूछा भी नहीं है किसी ने शोर शराबा किया, किसी ने नहीं किया। उन्हें मेरे बच्चों की जो गर्दन पकड़ के पहले तो उसने पर्स पर नीचे गिरा दिया, पर्स पर नीचे गिराया, नीचे गिराने के बाद में उसके गर्दन पर पैर रख दिया। पैर रख के उसने अपने मेरे बच्चों को जैसे फुटबॉल की तरह जिसने टिके देते हैं जैसे पर्स पे उड़ाए फिरे उन बच्चों ने। फिर क्लास के बच्चों ने शोर शराबा मचाया। जो हमारा बच्चा था ना, इस बच्चों को वो टीचरों ने बुलाया, टीचर ने बुला के इसको अपना प्रेम दिया, बेटा ऐसी बात है जो ये घटना हुई है इसको किसी बच्चे को भी मत कहना, अपने माता पिता को भी मत बोलना। बनाटा राज के उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 10वीं में मनीष नाम का लड़का पढ़ता था, जिसके पिताजी ने 18 तारीख को शाम को एक मुकदमा कराया कि मेरे बच्चे के साथ में नरेंद्र जैन टीचर ने मारपीट करी है। तो उसका हमने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा दर्ज करने के बाद उसका कल मेडिकल और का MLC पर करवा दी। एक्स रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है और पीठ में चोट होना बता रहे थे। मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद में जैसी सूरत वैसी कार्रवाई की जाएगी, तफ्तीश जारी है। नमस्कार, NDTV इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज हमारे साथ शिवसेना के सांसद संजय राउत साहब हैं, उनसे बात करेंगे, उनके अनुभवों के बारे में बात करेंगे और कुछ पॉलिटिकल बातें तो होगी ही। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला NDTV से बातचीत करने के लिए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जो आप अंदर थे, अभी जेल में गए थे, 100 दिन से ऊपर आप वहां रहे, कैसे दिन कटते थे आपको और किस हालात में आप वहां थे? आपने कहा कि एक इंटरव्यू में कहा कि आपको अंडा सेल में रखा गया था। तो आप तो सांसद हैं, अंडा सेल में सांसद को क्यों रखा गया? जेल जो होता है इस देश का, वो जेल जैसा ही होता है। और जब हमको जेल में रखा गया, अर्थर रोड जेल, वो सबको मालूम है किस हालात में है। सबसे पुरानी जेल है ब्रिटिशों के ज़माने की। कोई अंदर खास डेवलपमेंट नहीं है, वो पुराने बैरक्स है और कुछ नहीं। कसाब को भी वहाँ रखा, वही तो मैं, और वही अंडा सेल में ही रखा गया, उधर ही था। कसाब, मैंने सुना हो कोई मोहम्मद डोसा, इकबाल मिर्ची, अबू जिंदाल, वो सब वहाँ ही थे जहाँ मैं था, अंडा सेल में। ऐसा है कि हमको वहाँ डाल दिया, हमने कोई शिकायत नहीं। शिकायत करके क्या फ़ायदा है? अगर ये राजनीतिक अरेस्ट है, पॉलिटिकल अरेस्ट है, पॉलिटिकल बदले की भावना से हमें पकड़ा गया है, कोई दोष नहीं हमारा, तो किसके पास शिकायत करें? तो हमने शिकायत नहीं की। जो हमारे आया था हमारे जीवन में, नसीब में, मेरे फैमिली, मेरी पार्टी, तो हमने वो एक्सेप्ट कर लिया और हम सीधे जेल में चले गए और हम जेल में रहे। कोई सुविधा या कोई इसके लिए हम कोर्ट में शायद अर्जी भी नहीं दी। क्यों नहीं दी? आप तो सांसद थे, आप तो प्रिविलेज्ड हैं। कि एक सीनियर सांसद है, 20 साल से मैं सांसद हूँ। सांसद छोड़ दे, एक अखबार का एडिटर हूँ, जो सबको मालूम है, अखबार संपादक हूँ मैं, लेखक हूँ मैं, पत्रकार हूँ मैं, सब कुछ हूँ मैं, फिर भी हमें अंदर डाल दिया है। अगर लोग जिसने हस्तक्षेप करना चाहिए सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से, कि सांसद को इस तरह से आप कैसे लॉस कर सकते हो, नहीं किया, उसका मतलब सरकार की सम्मति है। तो मैं इस सरकार से क्या लड़ सकता हूँ अंदर बैठ कर? ठीक है, देख लेंगे। हम अंदर गए, बैठे, कुछ नहीं होता वहां सर, कोई लाइट नहीं, कोई खिड़की नहीं। मैंने 3-3.5 महीने सिर्फ दीवार देखी और कुछ देखी नहीं, चारों तरफ से कोई खिड़की नहीं, छोटा सा भी सुराग। और ये जो
लाइट्स सामने आती है, उस प्रकार की फ्लड लाइट्स होती है। रात को तो आप अंधेरा आपको कभी मैं तो देखा भी नहीं, सब फ्लड लाइट्स में बैठा हूँ या रात को सोया हूँ, कहाँ वहाँ नींद कहाँ आती है आपको। इस प्रकार से जो फ्लड लाइट्स ऊपर से आती है, मैं अभी भी देख रहा हूँ, आप सीधे लाइट देखने से बच रहे हैं। नहीं, मैं तो मुझे दिखता नहीं है, मुझे आँख की रोशनी बहुत चली गई है इस मामले में, और मुझे सुनाई देने में बहुत तकलीफ है। मैं अभी अभी बोल पा रहा हूँ, लोगों से कोई कम्युनिकेशन नहीं। मैं सूरज की किरणें नहीं देख पा रहा था 15-15 दिन तक। जब कोर्ट में लेके जाता था तो मैं देखता था, मैं ठीक से चल भी नहीं पाता। विटामिन डी की कमी हो गई, बहुत है, बहुत सी बातें हैं मेरे शरीर में बदल गई है, लेकिन मनोबल मेरा अच्छा रहा कि ठीक है, राजनीति में ऐसी भी घटना होती है। अगर मेरे कार्यकर्ता जेल में जाते हैं तो नेता भी गया है, अगर मैं ही झुक जाता, मैं टूट जाता तो पार्टी टूट जाती। नहीं सर, सवाल यहाँ जेल जाने का नहीं है, सवाल है जिस सेल में आपको रखा गया है। पॉलिटिकल प्रिजनर्स को आप ऐसे नहीं रखते हैं। मैं अपने आप को तो युद्ध बंदी मान रहा था, फिर प्रिजनर ऑफ वॉर। उनको लगा सरकार को हमारे खिलाफ युद्ध कर रहे लोग कुछ, उनको अंदर डाल दो, तो हम युद्ध कह दिए, युद्ध बंदी है, समझ लो, प्रिजनर ऑफ वॉर हूँ मैं। तो ऐसे ही रखा जाता है ऐसे लोगों को। तो जब आपने जज की टिप्पणी सुनी, जज साहब की टिप्पणी सुनी, तो आपको लगा कि अब जो तकलीफ आपने झेली है वो जज साहब ने रूबरू लिखा है वहां पे? मैं बाद में सुना, जब मुझे कोर्ट में लाया गया था तो मुझे तो विश्वास नहीं था कि मुझे बेल दे देंगे लोग, 2-2 एक-एक साल। बेल होती नहीं है, लेकिन जब मुझे पता नहीं, लोगों ने तालियां बजाना शुरू कर दिया, मैं तो पीछे बैठा था, मेरे तालियां क्यों बजा रही, बोले आपको बेल ग्रांट कर दिया है। बोले क्या बोल रहे हो? हाँ, तो खुशी तो हो गई, मेरे बच्चे बैठे थे, मेरी पत्नी बैठी थी, मेरा भाई था, सब कुछ थे, कार्यकर्ता बाहर थे, और जोर से तालियां बजने लगी पूरे कोर्ट और पूरा लॉबी में। और मैं जब मेरा प्रोसेस ख़त्म हो गया तो मुझे लगा कि मुझे जज साहब को जाकर नमस्कार करना चाहिए कि ये न्याय देवता है और सच के लिए जो उसने किया है। तो मुझे कहा, मैंने कहा सर मैं आपका आभारी हूँ। तो जज साहब ने मेरे तरफ देखा और कहा कि आभार किस बात के व्यक्त करते हो, मेरा तो मैंने कर्तव्य कर दिया है। आपकी केस मेरिट पर थी, मेरिट था, इसलिए मैं ये निर्णय दे सका। और मैं वापस जेल चला गया, क्योंकि वो ये लोग जो होते हैं वो वापस आए थे कि स्टे दीजिए, जज साहब ने वो भी रिजेक्ट कर दिया। फिर हाई कोर्ट चले गए, स्टे दीजिए, तो हाई कोर्ट ने भी रिजेक्ट कर दिया। वो आखिरी मिनट तक, देखिए ऐसा नहीं करना चाहिए कि मैं एक आदमी है जो लगभग 3.5 महीने जेल में रहा, उनकी तबीयत भी खराब है, वो पढ़ा लिखा आदमी है, वो सांसद है, हाँ, समाज में उसकी प्रतिष्ठा है। और सांसद क्या 1 साल का नहीं है, 20 साल से हूँ मैं सांसद, पार्लियामेंट्री हूँ मैं, मेरे पार्टी का लोकसभा राज्यसभा का नेता हूँ मैं, पार्टी का नेता हूँ मैं, एडिटर। तो ईडी का ही कोर्ट है ना, आपका ही कोर्ट है, आपके कोर्ट ने मुझे बेल दिया है, तो आप स्टे क्यों ले रहे हो? एक बार आपको चार्जशीट आपके ऊपर आ गई तो इन्वेस्टिगेशन खत्म होता है, उसके बाद चाहे कोई भी हो, रेपिस्ट, टेररिस्ट या और छोड़ दीजिए जो हत्यारे, लेकिन ऐसे जो सजाए आप देते हो, चार्जशीट के बाद बेल मिलने का अधिकार है, लेकिन आप बेल नहीं मिलने देते, क्यों मुझे मालूम नहीं। जज साहब ने तो लिखा कि आप तो कोई एक्यूज भी नहीं है, मतलब पहले दूसरे नंबर के कुछ केस से अभी न्यायालयीन मैटर है, मुझे मालूम भी नहीं केस, मेरी ना चार्जशीट पड़ी है ना मेरे अभी तक बेल ऑर्डर पड़ी है, क्योंकि मेरा कोई संबंध ही नहीं है। आपने कहा कि आप प्रधानमंत्री गृह मंत्री से मिलेंगे, क्या यही इसी सब चीज के लिए मिलेंगे? अपनी व्यथा उनको कहेंगा, उनसे जरूर बात करूंगा मैं जाकर कि मेरे जैसे बहुत से लोग जेल में है, मेरे जैसे बहुत लोग हैं, हमारे यहाँ अनिल देशमुख जी है, नवाब मलिक है, देखिए उनके केस आप एक बार स्टडी कर लीजिए, आपको पता चलेगा किस तरह से उनके ऊपर अन्याय हुआ। और भी लोग हैं बहुत, मैं देखते आया हूँ, बहुत लोग हैं, पूरे देश में हो गया इससे। आप फडणवीस साहब से मिले, क्या जो भी जेल के संबंध में मिले थे? हाँ जी है ना, मैं मिल रहा हूँ, अभी तो चुनाव में गुजरात में बिजी है। मैं जब जेल में था तो मैंने देखा कि जेल कर्मचारियों की बहुत सी समस्या है, बेचारे अंदर उनका ऊपर इतना प्रेशर है, काम का प्रेशर है, खूंखार गुनहगार वहाँ रहते हैं। देखो मैं देखा हूँ कि अगर एक 302 का आरोपी अगर बाहर लेके जाते हो तो 20-20 गनर्स होते हैं, लेकिन अंदर तो एक साथ 1000-2000 लोग रहते हैं, वो 302 वाले
उनके लिए 4 या 5 कर्मचारी प्रेशर में रहते हैं उनको संभालने के लिए, बहुत ही शॉर्ट। तो मैं सब बातें हैं, मैं बताऊंगा उनको कि आप अंदर ध्यान दीजिए। तो किताब भी लिखोगे सर आप इस पे? हाँ, किताब मेरी लगभग पूरी हो चुकी है। मैं अंदर मेरा लिखना शुरू किया था तो किताब हो जाएगी, हो गई है। हमें इंतजार रहेगा सर। अब कुछ राजनीति की बातें कर लेते हैं। करिए। अब पिछले दिनों एक कंट्रोवर्सी हुई राहुल गांधी के सावरकर के बयान पे लेकर, आप बड़े गुस्से में आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। दूसरे दिन राहुल गांधी का फोन आता है तो उतने ही प्यार से आपने उनके बारे में उनको थैंक यू किया। ये दो रूप संजय राउत जी के क्यों? राहुल जी ने मुझे पहले भी फोन किया था, जब मैं छूट गया था तो मेरी बात वो ये थे। बाद में ये वीर सावरकर वाली कंट्रोवर्सी की जरूरत नहीं थी। महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा का सबसे जोरदार स्वागत और समर्थन मिला और एक माहौल अच्छा बन रहा था, तो सावरकर जी की कंट्रोवर्सी में जाने की जरूरत नहीं थी। ये हमारी पार्टी माननीय उद्धव ठाकरे जी हो या सबका हमारा क्या जरूरत थी? दूसरी बात ऐसी है कि अब वीर सावरकर जीवित नहीं है, पंडित नेहरू जीवित नहीं है, सरदार पटेल जीवित नहीं है। हाँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर हम कुछ बात करें, अपनी सफाई के लिए जीवित नहीं है। तो ये पुराना इतिहास हम बार बार क्यों खंगाल रहे हैं? ये सब लोग बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर, क्रांतिकारक थे। पूरी जिंदगी लोगों ने जेल में बिताई है। अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसमें मत जाइए, और हम भारत जोड़ो यात्रा आगे लेकर जाएंगे। तो क्या शिवसेना मानती है कि सावरकर पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, चाहे गठबंधन हो ना हो, इस पे कोई बात नहीं, आगे बढ़िए? हमने कभी भी हमारी आइडियोलॉजी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। राजनीति में लोग बहुत कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। अगर मैं कॉम्प्रोमाइज कर लेता तो मैं जेल में नहीं जाता। मैंने जेल में जाना पसंद किया, लेकिन मैंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। जैसे हमारे कुछ लोग छोड़कर चले गए ईडी और सीबीआई के डर से, हमारी अलग पार्टी बन गई कहा जाता है। लेकिन अगर नेता ही डर गया तो कार्यकर्ता किसकी तरफ देखेंगे? तो हम चले गए। तो कॉम्प्रोमाइज नहीं, हिंदुत्व के मुद्दे पर नहीं, राष्ट्रीयता के मुद्दे पर नहीं, वीर सावरकर जैसे मुद्दे पर नहीं। हाँ, डिफरेंस हो सकते हैं, लेकिन जैसे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, हम उस सरकार में शामिल थे, उस वक्त भी यही हुआ कि राम मंदिर का इशू कंट्रोवर्शियल था, बाजू में रख दिया। 370 का इशू था, बाजू में रख दिया। समान नागरिक कानून का था, बाजू में रख दिया। गठबंधन जब बनता है, अलायंस बनता है, बहुत लोगों का डिफरेंसेस होते हैं उसमें, तो इस प्रकार से इशू हम कुछ समय तक बाजू में रखते हैं। तो क्या आपने राहुल गांधी को बता दिया कि सावरकर के मुद्दे पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा? ठीक है, हमारी हमेशा कम्युनिकेशन है। अब देश की जरूरत है कि अच्छा गठबंधन बनाए और 2024 के लिए तैयारी करें। तो वहाँ विकास अघाड़ी है अभी? जरूर है, महाराष्ट्र में रहेगी। और बीएमसी का चुनाव अकेले लड़ेंगे कि साथ मिलकर लड़ेंगे? देखिए, कोशिश तो रहेगी साथ लड़ने की, लेकिन किसी भी हालत में शिवसेना फिर एक बार बीएमसी में चुनाव जीतेगी और सत्ता हमारी रहेगी। क्यों? एक और शिवसेना तो खड़ी हो गई है सर। शिवसेना एक ही है, ऐसे लोग आते हैं चले जाते हैं। वो तो सरकार में है सर, सरकार में हो गया तो क्या हो गया? सरकारें आती है, सरकारें चली जाती है। जब उनकी जरूरत खत्म हो जाएगी तो उनको फेंक देंगे। राजनीति में क्या चलता है, उसमें से आधे लोग तो उनको छोड़कर चले जाएंगे। मुख्यमंत्री को आप देखिए। तो आप चाहते हैं कि अघाड़ी मिलकर बीएमसी लड़े और बाकी चुनाव भी लड़े? तो प्रकाश अंबेडकर जी भी हमारे साथ आ रहे हैं, ताकत बढ़ेगी। कई लोग मानते हैं कि पवार साहब है तभी तक अघाड़ी है, आप इस पे क्या टिप्पणी है? देखिए, पवार साहब बहुत बड़े नेता है, उद्धव ठाकरे जी नेता है, कांग्रेस की लीडरशिप महाराष्ट्र में है, लेकिन हमारा सीधा कम्युनिकेशन मैडम सोनिया जी से है, प्रियंका जी से है या राहुल जी से है। तो मुझे नहीं लगता है कोई कठिनाई है। कांग्रेस के नए अध्यक्ष से कोई कम्युनिकेशन? खड़गे साहब के साथ हमारा अच्छा कम्युनिकेशन है। मैं तो उनके साथ राज्यसभा में काम करता आया हूँ। उद्धव जी के साथ उनके अच्छे रिश्ते हैं। मराठी भी अच्छी बोलते हैं। हाँ, महाराष्ट्र में खड़गे साहब को सब लोग पहचानते हैं। उसमें क्या है, महाराष्ट्र हमारी जो सरकार बनी थी उद्धव जी के लीडरशिप में, उसमें भी उनका योगदान रहा है। एक और मुद्दा है सर, जल्दी से उस पर बात कर लेते हैं, गवर्नर्स के रोल के ऊपर। जो आपके यहाँ जो गवर्नर साहब हैं वो लगातार किसी न किसी कंट्रोवर्सी में आते रहते हैं, चाहे ओथ दिलाने का हो, जो रातों रात से लेकर के इस शिवाजी जी के कंट्रोवर्सी तक। आप क्या कहेंगे इस पर?
अभी राजभवन तो बीजेपी का मुख्यालय बन चुका है हर स्टेट में, ये नहीं होना चाहिए। देखिए, कोई किसी पार्टी से पहले जो कांग्रेस के भी राज्यपाल बने हैं, ऐसा नहीं कि नहीं, अपने ही लोगों को राज्यपाल बना दिया जाता है, या कोई IAS होता है, कोई आर्मी ऑफिसर होता है, उनको जम्मू कश्मीर या अंडमान जैसे लोग भेज दिया जाता है, उसमें कोई गलत नहीं है काम। अगर कोई संघ का प्रचारक है तो उससे तकलीफ होने की कारण नहीं है। हाँ, राष्ट्र के लोग हैं, उनकी विचारधारा है, लेकिन अगर आप संवैधानिक पद पर बैठे हो, आप राज्यपाल बने हो, तो आपका काम अलग है। आप वहाँ बैठकर अपना पॉलिटिकल एजेंडा मत, हाँ ठीक है, आपके मन में है, आपके दिमाग में है, करते रहो, लेकिन न्याय, डेमोक्रेसी, संविधान, उसकी हत्या मत करो। आप महाराष्ट्र में आकर बार बार जिस तरह से आप निर्णय लेते हो, ये मेरी सरकार नहीं है, फिर किसकी सरकार है? राज्यपाल की कोई और राष्ट्रपति और राज्यपाल या न्यायाधीश, उनकी कोई पॉलिटिकल पार्टी विचारधारा नहीं होती वहाँ बैठने के बाद। तो झगड़ा ये चल रहा है, और बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कुछ बोल देंगे, महात्मा फुले जी के बारे में बोलेंगे, तो कब तक चलेगा? आप तो उनके ही लोग खिलाफ हो गए, सड़क पर उतरे कि उनको हटाइए। नहीं, ये केवल महाराष्ट्र की बात नहीं है सर, केरल की भी बात है, तमिलनाडु की भी बात है। तो आपको लगता है इसमें एक बड़ी चिंतन की जरूरत है? कुछ ना कुछ आप जो अपोजिशन पार्टियां, उनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। देखिए, आज हमारी अपोजिशन की बात कौन सुनता है और कौन मानता है, लेकिन इसलिए अपोजिशन को स्ट्रांग करना पड़ेगा, इसलिए तो ये सब चल रहा है। लेकिन बात माननी पड़ेगी, एक दिन आएगा, एक समय आ जाएगा, बात माननी पड़ेगी। एक अंतिम का सवाल है संजय जी, 100 दिन में आपको कितना बदल दिया ये 100 दिनों ने? पर्सनल एक्सपीरियंस से, मैं आपको बताता हूँ, बड़े जेल, ऑर्थर रोड बड़ा जेल है, 1 घंटा भी 100 दिनों जैसा लगता है। 1 घंटा भी अगर निकलता रहे, 1 घंटा हो गया, फिर दूसरा घंटा आ जाएगा। बहुत कठिन होता है जेल में रहना। आप देखिए, मेरी सब देख सकते हो। हाँ, मैं आपका रिएक्शन समझ सकता हूँ, बॉडी का रिएक्शन। हाँ, मेरा बॉडी में बहुत बदलाव हो गए हैं मेरे शरीर में। जैसे कि अगर आप 15-20 दिन तक सूरज की किरण नहीं लगे तो आप शरीर में, आपको ठीक से पानी नहीं मिलता है, बहुत सी बातें होती, आपको ठीक से खाना नहीं मिलता है, आपकी सभी दिनचर्या बदल जाती है। हाँ, आप सोच नहीं सकते, आप बहुत सी बातें भूल जाते हो, कम्युनिकेशन गैप होने से वजह से बहुत सी बातें आप भूल जाते हो, नाम याद नहीं आते आपको। तो ये तो बदलाव होता है, लेकिन हमारे जैसे लोग हैं जो हमारा मनोबल अच्छा रहता है, ठीक है, कभी ना कभी मरना है, कभी ना कभी लड़ना है, कभी ना कभी सीने पे गोली खानी है, उससे मेरी पार्टी बढ़ेगी, मेरा विचार बढ़ेगा। इस विचारधारा के हम लोग हैं, इसलिए हम लोग नो कॉम्प्रोमाइज जेल में चले जाते हैं। संजय राउत के तेवर नहीं बदलेंगे, भले ही। क्यों बदलेंगे? मैंने तो पहले भी कहा था, आप मुझे जेल में डालो या गोली मारो, संजय राउत रहेगा, और किसी झूठे मुकदमे मुझे फंसाइए। चल रहा है काम अभी भी, मुझे मालूम है, झूठे मुकदमे आरोपी बनाएंगे मेरे खिलाफ नहीं, मेरे जैसा और भी लोग हैं बाहर, उनके खिलाफ बनाएंगे। देखिए, सेंट्रल एजेंसी का काम ये नहीं है। आप जो देश के गद्दार है, जो टेररिस्ट है, उसका जो फंडिंग होता है, उसके लिए ईडी बनी है निकालने के लिए। हाँ, किसी ने किसी को 1 लाख दिया, किसी ने किसी से 2 लाख लिया, हाँ, बच्चों की फीस के लिए, हॉस्पिटल के लिए, हाँ, उसका एंट्री निकाल कर आप जेल में डालोगे लोगों को। ये आपका काम नहीं है। बदनाम हो गए ये सेंट्रल एजेंसीज। वो तो जज साहब ने भी लिखा, आपके ऑर्डर में लिखा, वो भूतो न भविष्यति है सर, वो ऑर्डर तो सच का सत्यमेव जयते। पहली बार मुझे लगा कि देश में न्याय है, कुछ लोग जिंदा है, कुछ लोग काम कर रहे हैं, कुछ लोग न्याय व्यवस्था में शहीद होने को भी तैयार है। मुझे पहली बार लगा इस 7-8 साल में। संजय राउत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आप जिस ढंग से बेबाक बोलते हैं, आपकी बोलती जो है कोई बंद नहीं कर पाएगा। नमस्कार। तो एनडीटीवी इंडिया में लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नमस्कार। और पिछले 2 घंटों में हमने आपको तमाम खबरें दिखाई और अब वक्त हो गया है टॉप 5 का। आपको एक खबर इसमें से चुननी है जो टॉप 5 खबरें हम आपको दिखाएंगे। तो आज पहली खबर है, पीओके लेने को तैयार है, आदेश का सिर्फ इंतजार कर रहे हैं, ये सेना की तरफ से एक बड़ा बयान सामने निकल कर आया है। दूसरी खबर, श्रद्धा वालकर मर्डर केस से जुड़ी हुई
आज आफ्ताब पूनावाला जो आरोपी है उसका सवालों से सामना होगा। कई तरह के टेस्ट अब उसके शुरू होने जा रहे हैं। तीसरी खबर मुंबई से आ रही है, जहां पर खसरे का खौफ जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब तक मरने वालों की तादाद 10 तक पहुंच चुकी है। चौथी खबर राहुल गांधी के लुक से जुड़ी हुई, जिसमें हिमंता बिस्वा ने यहां पर उनकी तुलना सद्दाम हुसैन से कर दी है। और पांचवी खबर फीफा से आई, जहां फुटबॉल वर्ल्ड कप में बड़ा उलटफेर हुआ है। सऊदी अरब ने अर्जेंटीना को 2-1 से हरा दिया है। आपको करना यह है, हमारे यूट्यूब चैनल पर जाना है, इस पोल में हिस्सा लेना है, इन 5 में से खबर को चुनना है, उसे हम आपको विस्तार से दिखाएंगे।